हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की कृतिका भाग 2 के अंतर्गत पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में, स्पष्ट भाषा में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को पाठ का बताऊं कि जो शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, इसका मतलब क्या है। छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। छोटे छोटे, साना साना मतलब छोटे छोटे, छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तो ये इसका अर्थ है, साना साना हाथ जोड़ी। अब हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है आपके पास में, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार से सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित मतलब अपनी तरफ खींच रहा था। तो इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देख करके लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि आसमान उलट पड़ा हो, यानी कि आसमान बिल्कुल उल्टा हो गया हो और सारे तारे नीचे बिखेर कर टिमटिमा रहे हों। ऐसा लग रहा था कि आसमान पे जो सितारे हैं वो सारे के सारे जमीन पर आ गए हों और सारे जमीन पर आकर के टिमटिमाने लग गए हों। दूर ढलान खेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर से बना रहे हों। तो ऐसा लग रहा था, गंतोक को देख करके, रोशनी में नहाए शहर को देख करके, झिलमिलाते सितारों की रोशनी को देख करके लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 में। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसका उत्तर देखिए, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरमय बना दिया है। सुरमय मतलब सुंदर, अच्छा। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। वहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जहाँ पर गंतोक शहर है वहाँ पर कभी सफ़ेद रंग की, कभी लाल रंग की, कभी अलग अलग रंगों की जो पताकाएं यानी कि जो ध्वजाएं लहराती थी, उनका क्या अर्थ होता है वो बताना है आपको इस प्रश्न में। देखो, इसका जो उत्तर है, युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर 2 तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं। पताकाएं मतलब ध्वजाएं, झंडे जिनको हम कहते हैं। एक शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं, दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। यह मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होती है, यानी कि बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, यानी कि सफ़ेद रंग की ध्वजाएं फहराई जाती हैं शहर से दूर। अब फिर दूसरा आता है, किसी प्रकार का नया कार्य जब शुरू किया जाता है, नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का जब नया कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसकी शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इन पताकाओं की विशेषता ये होती है कि इनको कभी उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही हवा, पानी, बरसात वगैरह में अपने आप नष्ट हो जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपके पास में वो है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इनको लिखना है आपको। तो इसका उत्तर देखिए आपके पास में, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग एक तरह के फल फूल हैं। मतलब युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी लादियाँ हैं, जो जितेन ने लेखिका को जानकारी दी थी उसके अनुसार। दूसरा है आपके पास में, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं, ये भी उसी ने बताया था। रंगीन पताकाएं किसी कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। फिर है चौथा आपके पास में, कवि लॉन्ग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिर पांचवा है, यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेयर व्हील के बारे में भी जितेन ने ही बताया था। फिर बताया है, यह पहाड़ी इलाका है, यह कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलता। पहाड़ी इलाके पे क्या होता है बच्चों, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, किसी भी तरीके को मतलब चलने में ही अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, इसलिए कोई भी मोटा थुलथुला आदमी नहीं मिलेगा वहां पर, सब पतले पतले मिलेंगे।
और देखिए आपके पास में जो है नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में भी बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाता है। फिर जो अगला पॉइंट बताया है वो है युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यह हो गया आपके पास में जितेन नार्गे ने जो लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में बताया था, उसकी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी यही बताई थी। अब आता है आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है? तो इसका उत्तर, जितेन नार्गे कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था। उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता हुआ एक चक्र देखा जिसके बारे में बताया यह धर्म चक्र है, यानी कि प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बातें सुन लेखिका को लगा चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सभी एक जैसी हैं। तो ये हो गया आपके पास में 5वां प्रश्न। अब हम चलते हैं 6ठे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, देखिए आगे, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। तो जितेन नार्गे जो गाइड था उसको देखते हुए आपको बताना है कि वास्तव में कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर देखिए, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। ड्राइवर कम था, वो गाइड ज़्यादा था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। यानी कि जो गाइड होता है उसे क्षेत्र से सुपरिचित होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्राय गाइड के सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। अपेक्षित मतलब जो चाहे गए होते हैं, वो गुण सभी थे। तो पहला गुण देखिए, एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी, यानी कि पूर्ण रूप से थी। दूसरा है, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पूरी की पूरी जगह से बहुत अच्छी तरीके से परिचित था। तीसरा है, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। चौथा है, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। पांचवा है, वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध भी वह बना लेता है। छठा है, कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। तो ये जितेन नार्गे के अंदर जितने भी गुण थे कुशल गाइड के, वो सारे के सारे बताए गए हैं आपको। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर देखिए, लेखिका बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी, किंतु हल्के बादलों से आसमान घिरा होने के कारण कंचनजंगा नहीं देख सकी। आगे बढ़ने पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लगता था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका कभी पर्वतों के शिखरों को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती। कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदनी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। तो इन सबको लेखिका देख रही थी और जिन जहाँ का उसने चित्र खींचा है उनका भी, कि भाई ये तिस्ता नदी कैसे लग रही थी। तो तिस्ता नदी ऐसे लग रही थी जैसे चांदी की तरह कौंध मारती हुई चल रही हो। चांदी की तरह कौंध मारती हुई मतलब चांदी की तरह झलझलाती हुई चल रही हो। उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के बीच शिखर से गिरता फेन उकलता झरना देखा, जिसका नाम था सेवर्ण सिस्टर्स वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगता था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो। तो ये हो गया आपके पास में हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में बताया है कि वास्तव में लेखिका ने इन चीज़ों को इस तरीके से कहा है।
अब देखिए 8वां प्रश्न है आपके पास में, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। अब यह आता है, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। प्रश्न 9 में चलते हैं हम। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? तो इसका उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका के हृदय को कुछ दृश्य झकझोर गए। वे दृश्य इस प्रकार से हैं। पहला देखिए, अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। तो ये लग रहा था लेखिका को कौन कौन से जो इतने सुंदर सुंदर दृश्य थे, वहाँ पर जो औरतें कोमल काया सी, मतलब जिनके शरीर बिल्कुल कोमल थे, वो उन इतना ज़्यादा परिश्रम कर रही थी, उनके शरीर को देख करके, उनके परिश्रम को देख करके लेखिका का मन अंत तक झकझोर गया। अगला देखिए आपके पास में, अगला मतलब 9वें का ही दूसरा दृश्य जो लेखिका के मन को अंदर तक झकझोरा, वो देखेंगे। देखिए जो दूसरा दृश्य है आपके पास में, दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते हुए बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। पहाड़ी के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रम पूर्ण जीवन। तीसरा आता है, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी थे। चाय के बागानों में बोकू पहनने वाली युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो ये सब ऐसे दृश्य थे जो लेखिका को इस सुंदरतम जो दृश्य था उनमें लेखिका को परेशान भी किया, व्यथित भी किया ऐसे दृश्यों ने। अब अगला है आपके पास में प्रश्न 10, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है, उल्लेख करो। तो इसका उत्तर है आपके पास में, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। सैलानी यानी कि बाहर से आए हुए पर्यटक जो देखते हैं, आसपास की जानकारी लेते हैं, जो उस स्थान की सुंदरता को अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हैं, उनको उन अनुभव कराने वाले लोगों का कौन कौन से लोगों का योगदान है वो देखिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। पहला है, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, संलग्न मतलब लगे रहते हैं। दूसरा है, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। तीसरा है, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। चौथा है, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश भी नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। अब आपके पास में प्रश्न 11 आता है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आम जनता है देश की, वो वास्तव में देश की प्रगति में, आर्थिक प्रगति में किस प्रकार से अपना योगदान देती है, उसका बताना है। देखिए उत्तर, एक स्थान पर पहाड़ी ने यानी कि जो पहाड़ पर रहने वाली औरतें हैं, उनको सड़कें बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कितना दुस्साध्य है, यानी कि बहुत दुस्साध्य मतलब दुस्साहस का काम है कि वास्तव में उसके अंदर साधने का, जिस काम को नहीं साधा जा सकता उसके लिए शब्द आता है दुस्साध्य। जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। थोड़ा सा चूक हो गई और औरत या जो भी वहां पर काम कर रहा है वो सीधा का सीधा नीचे पाताल में गहरी खाई में जाकर के गिर जाएगा। पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े गांठ, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है। वेस्ट एंड एट रिपेइंग,
इस आधार पर कहा जा सकता है कि देश की प्रगति का आधार वही आम जनता है जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती है। यदि वह जनता अपने हाथ खड़े कर दे तो देश की प्रगति का पहिया एकदम ब्रेक लगने जैसे रुक जाएगा। दूसरी ओर इन्हें जितना कम मिलता है कि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में प्रश्न 11। प्रश्न 12 में चलते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए बच्चों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है, सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन धुआं छोड़कर पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें, ना तो वृक्षों को काटने और ना ही काटने दें। दूसरा है, यथासंभव वृक्षारोपण करें, यानी कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी करें। तीसरा आता है, वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें, सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। चौथा है, पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। तो ये आ जाता है आपके पास में कि हम किस तरीके से योगदान दे सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण को बचाने में, वो आपके पास में आ गया। और उसके साथ में प्रकृति, आज की पीढ़ी किस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये क्वेश्चन भी आ गया है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखना है। तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, लेखिका लायुंग में बर्फ देखने की इच्छा संजोए है कि लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किम युवक उसकी इच्छा पर यह कहकर पानी फेर देता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल भी कम होता जा रहा है, अब बर्फ कटाव में मिलेगी, अतः स्नोफॉल न होना बढ़ते प्रदूषण का परिणाम है। इस तरह जो प्रदूषण है उसके अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं। पहला है, अंटार्कटिका की बर्फ निरंतर पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, धरती की सीमाएं डूबने लगी हैं। दूसरा आता है, नदियों में पानी की मात्रा में इतनी कमी हो रही है जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका होने लगी है। तीसरा है, नदियों जल बहुत प्रदूषित हो गए हैं, जिससे जलीय जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है। चौथा है, पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पांचवा है, मौसम चक्र बदल गया है, जिससे पैदावार घट रही है, प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है। 14 नंबर क्वेश्चन में चलो बच्चों, देखिए, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उनके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए कि कटाव क्षेत्र है वहां पर किसी भी दुकान का न होना किसके पक्ष में है। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। तो ये पता चल गया कि स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई है। अब वहाँ पर अगर दुकान हो जाएगी तो सैलानी भी आएंगे, वहाँ पर से सामान खरीदेंगे, कोई और भी आएगा वो भी सामान खरीदेगा और उसका कचरा क्या होगा, वहीं पे फेंक देगा। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि वहाँ कोई दुकान ही नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता भी है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न कर प्रयुक्त चीजों के अवशिष्ट को जहां तहां फेंक सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता। कटाव में दुकान न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। तो अब आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। इसका उत्तर है, देखिए आपके पास में, प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। जल संग्रह कैसे कर लेती है, सर्दियों में हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंटों को
तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था है कि पहाड़ों पर जाड़े में बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं और यही हिमशिखर पिघलकर नदियों के द्वारा कृषि की लोगों की और धरती की प्यास भी बुझाते हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहां तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम सा जाता है, वहां भी फौजी जवान तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। तो ये काम है जो हम कर सकते हैं फौजियों के लिए, सैनिकों के लिए, ये बताया है। अब आपको बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।